खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। हमारे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मैं बाद में तारफ़ करवाऊँगा, मगर ज़रा रन डाउन। एक तो ट्रंप साहब ने हमारा शुक्रिया अदा किया है, तो क्या इसको हम क्या समझें, क्योंकि मुझे फिर एक हेनरी किसिंजर का कोट याद आ गया, वो हम जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको सुनाएंगे, वो बड़ा दिलचस्प है और बड़ा ही तकलीफ़देह वाक़या। बनू कैंट में जो कुछ हुआ, हमने रूल ऑफ एंगेजमेंट, जो जंग के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, जेनेवा कन्वेंशन से बहुत पहले इवन हमारे मज़हब जो में बता दिए थे कि औरतों और बच्चों जो है उनको निशाना नहीं बनाया जाता। ये कौन लोग हैं, इनके क्या नज़रियात हैं और ये क्या करें। अभी APS का दुख हमें नहीं भूला और फिर बच्चों और ख़वातीन की लाशें हमें उठानी पड़ी। इस पर बात करेंगे। IMF का ग्रीन सिग्नल आ गया है, इसे हम अच्छा समझें या बुरा समझें, इस पर भी बात करेंगे। और क्या 2027 तक कौन कह रहा है कि मैशत को सूद से पाक कर दें, क्या 2027 में सरमायादारी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा या क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PTI और मौलाना के दरमियान भी अलायंस की बातें हो रही हैं, उनकी तीनों शराइत मान ली गई हैं। नाज़रीन, आते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, अमूर के माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दफाई तजिया निगार हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। खान साहब, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ क्योंकि आप ज़ाहिर है एक वेटरन हमारे फ़ौजी हैं, भाई हैं। ये बिल्कुल कोई यानी नहीं है कोई अखलाकियात और इससे ये बुलंदतर और जिन नज़रियात का ये दावा करते हैं और जिस निज़ाम और हम ये ले आएंगे, हम यहाँ पे जो है वो ये भी अपनी रियासत मदीना बनाते हुए बात करते, तो ये हाइट ऑफ हिपोक्रेसी नहीं है व्हेन यू किल इनोसेंट चिल्ड्रन एंड वेमेन, ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में बात यह है कि कुरान में भी है, एक फितने की बात होती है, फसाद फिल अर्ज़ की बात होती है, जो कहते हैं हम अपना ब्रांड लेके आएंगे और आप कहें मुसलमानों को कत्ल करना, जो बाकी है उनको आपने स्पेयर करना, ये है। और कुरान में तो वाज़ेह तो सूरह बकरा में है, माइदा में है, फितने के बारे में क्लियर कट चीज़ें उसमें दी हुई है। ये वो लोग हैं जो दायरा इस्लाम से बाहर हैं। और जिस तरीके से आपने बात की है, देखें जिस तरह APS का इंसिडेंट हमारे सामने है और जो बन्नू में वाक़या हुआ है, इसमें जो 13 सिविल लोग थे, उसमें बच्चे भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो भी शहीद हुए हैं। और वो मस्जिद कोई नमाज पढ़ रहे थे, कोई घर में इफ्तार कर रहे थे, तो इनके लिए तो कोई दीन की अहमियत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लोगों को खास तौर पर बन्नू के अवाम को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि पीछे हमने पास में देखा था कि वहाँ बन्नू में जरगे के भी इनेकात हुआ था और वहाँ पे भी इस पर काफ़ी इन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया था और कुछ लोगों ने उसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की थी। लेकिन एक वाज़ेह है कि ये फितना है और फितना और ख्वारिश। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आई एम सॉरी, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ फिर जाता हूँ अपना चीमा साहब की तरफ। हैव वी आइडेंटिफाइड दिस ग्रुप? ये कौन है, इनके मकासद क्या है, इनके पीछे कौन है? जी हाँ, देखिए, इसमें तो जो अभी तक कंफर्मेशन आ रही है, इसमें गुल बहादुर ग्रुप के लोग शामिल हैं और उसके डिफरेंट आगे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक सो कॉल इनका फर्दर ग्रुप है, जैसे फुरसान, ये लोग ये ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और आप देखें कि पीछे जो वाकयात हुए हैं आज से पहले 2022 में SCTT सेंटर में, अगर आपको याद हो, वहाँ पे जहाँ पे एक वाकया हुआ था, वहाँ 25 ये मारे गए थे। फिर पिछले साल जुलाई में भी उन्होंने फिर बन्नू कैंट में दोबारा घुसने की कोशिश की थी, वहाँ पे 10 दहशतगर्द मारे गए थे। फिर ये ब्रिगेडियर साहब, इनके ताल्लुकात जो हैं वो तो अफगानिस्तान से निकले हैं और वहाँ से दारंदाजी भी होती है मुसलसल, और कल भी जो वाकया हुआ वहाँ उनका राब्ता जो था वो अफगानिस्तान के साथ। तो क्या पाकिस्तान को वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, बाकायदा अफगानिस्तान में इनके ठिकाने तबाह करने चाहिए? बिल्कुल, देखें, पहले तो ये देख लें कि खोस्त में है और पख्तिया में है, ये जो ग्रुप वहां से ऑपरेट करता है। और जिस तरह बॉर्डर में हमारे यहाँ नॉर्थ वजीरिस्तान है और इनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ वजीरिस्तान में है, बन्नू में है, टांग में है, और वहां पे ये ऑपरेट करते रहे हैं। और इनके ताल्लुकात हैं अलकायदा के साथ और हक्कानियों के साथ। और 2014 में जब ज़र्ब अज़ब हुआ तो फिर ये वहां से भागे थे। और पाकिस्तान के पास बिल्कुल हक रखता है और हक बजाने पे एक आम स्ट्राइक नहीं होगी और एक मैसिव स्ट्राइक होना चाहिए और इनको एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के इशारे पर उनके फैसिलिटेशन के साथ ये अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ ब्रिगेडियर साहब, मैं तुम्हें लेट मी ये चीमा साहब, बहुत हद तक हम लगा था कि हमने काबू भी पा लिया और पा लिया। एक दफ़ा तो लहर होती थी लाहौर में, दिन में 3-3 धमाके ये करते थे, तो ये दोबारा से जो लहर वापस आ रही है, इसमें क्या है? हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हुकूमत कहाँ खड़ी है और हमें अब क्या पेशबंदियां करनी चाहिए? चीमा साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हमें चीज़ें करनी चाहिए उनमें से कुछ चीज़ें तो अमेरिकी सदर भी मान गए हैं और हम कर भी रहे हैं, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वेपन्स रह गए थे
ये वो असल मसला है कि देखें, किसी भी दहशतगर्द जमात को लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, वेपन चाहिए होता है, वो बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में मौजूद था। और अफगान तालिबान इस वक्त बड़े परेशान इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि उनको इस्लामिक स्टेट जो है उससे भी उनकी लड़ाई के चांसेस मौजूद हैं। और क्योंकि उन्होंने जिस तरह कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है अंदर ही अफगानिस्तान में पसंद नहीं करते उनको। तो वो उनकी टेंशन ये है कि इन तमाम दहशतगर्द जमातों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाए और इनको हर तरह की लॉजिस्टिक सप्लाई भी दी जाए, इक्विपमेंट भी दिया जाए, सारा कुछ दिया जाए जिसको अमरीकी सदर माने हैं कि ये जो असला अफगानिस्तान में रह गया है ये हमें वापस करें। लेकिन अफगान तालिबान ने ये बहुत सारा असला दहशतगर्द जमातों को दे दिया। हम ये बात भी कर रहे थे कि एक टेररिस्ट हब है अफगानिस्तान, दुनिया बड़ी देर से कह रहे थे, अब अमेरिका और बाकी ममालिक मान रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रीजनल एंड ग्लोबल अप्रोच चाहिए अफगानिस्तान पे, जो मिसिंग है। देखिए, अमेरिका ने तो 2021 में अफगान तालिबान को मना लिया था जब दोहा अमन वायदा हुआ कि वो किसी सूरत भी अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीकी मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम खिते के जो ममालिक हैं और पाकिस्तान इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं ले सका। मैं समझता हूँ ये वो चीज़ है जो करने की है। देखिए, हमारे पास इस वक्त दो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। हम क्यों अपनी जो डिप्लोमेटिक जो मैन्यूवरिंग है वो नहीं कर रहे? हम क्यों डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे? इसी तरह हम इस्लामिक स्टेट अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी के भी मेंबर हैं, हम क्यों उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे? मैं इस चीज़ को समझने से कासर हूँ। और अभी तो इसमें जारी बात है रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे कंसेंसस भी बनाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस मसले को ग्लोबली हाईलाइट करने, लेकिन चीमा साहब कंसेंसस तो होना करना पड़ेगा और इस पे पाकिस्तान जो है वो बार बार अफगानिस्तान को कहता भी आया है। वहां से तो रवैया भी बेहतर नहीं है और वहां से दारंदाजी भी होती है। तो क्या फिर ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को आगे एडवांस करना चाहिए और वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान नेबरिंग मुल्क हैं। जारी बात है कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई करनी भी है तो टारगेटेड जरूर की जा सकती है, लेकिन जारी बात है इसके फिर रिजल्ट भी देखने हैं। और अगर हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली बायलैटरली हम कुछ नहीं हासिल कर सके, बल्कि आप देखिए मदरसा हकानिया पे जो हमला हो गया उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक ही हल है कि अफगान तालिबान को इंटरनेशनली प्रेशराइज किया जाए। बहुत अच्छा मौका है कि अमेरिकी सदर ऑलरेडी पाकिस्तान के कहे बगैर सब कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, ये बात आपने ठीक कही और ब्रिगेडियर साहब भी गालिबन ये कह चुके हैं। उनका मतलब यही था ब्रिगेडियर साहब का भी कि भाई टारगेटेड, जाहिर है वहां तो फिर रिट उनकी अपनी गवर्नमेंट की नहीं है रिट, अगर वो उन पर काबू नहीं पा सकते तो फिर टारगेटेड तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मगर इस पर भी जरा बात कर लेते हैं। जरा बड़ा दिलचस्प है कि हमारे मुल्क की तारीफ भी हुई थोड़ी बहुत जो ट्रंप साहब ने की। खौफ ही आता है, मुझे याद आता है ब्रिगेडियर साहब हेनरी किसिंजर ने कहा था इट इज़ वेरी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज़ फैटल टू बी इट्स फ्रेंड। खैर, ये कीपिंग दैट इन माइंड, आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे जो उसने बात की और हमने कौन सा दहशतगर्द उनके हवाले किया है? देखिए जी, मेरे ख्याल में पहले बात है नेशनल इंटरेस्ट की बात है। अमेरिका की प्रायोरिटीज का भी हमें पता चल गया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी ट्रेड मेरी प्रायोरिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन सिटीजन मेरी प्रायोरिटी है। इसके बाद वो वार ऑन टेरर की बात कर रहे हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो उसमें जब ग्लोबल सिक्योरिटी की बात होती है, वार ऑन टेरर की बात होती है, टेररिज्म की बात होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड, देखें कि इस माहौल में आपकी 90 मिनट की तकरीर है और उसमें एक पाकिस्तान का आप नाम लेते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को हम शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर देखें कि इम्पोर्टेंस जो है, हाई वैल्यू टारगेट था ये शरीफुल्लाह जो था, और इससे पहले भी दो वाकयात ऐसे अफगानिस्तान में हुए थे। एक रिपोर्टली एक एम्बेसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसमें ये हमले में इन्वॉल्व था। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान एम्बेसी होगी जब नज़मानी साहब हमारे वहाँ पे वो थे, चार्ज डी अफेयर्स थे। सेकंड जो था इसमें ब्रिगेडियर साहब कुछ डिटेल्स आपके पास हैं कि हाउ वी नैब्ड हिम, और बड़े क्विकली किया हमारी एजेंसीज ने, इसके बारे में कुछ तफसील है आपके पास, इनसाइट? ये देखें कि जी इसमें लीड जो थी, इट वाज, समझ ले है, इट वाज ए कोऑपरेशन बिटवीन CIA एंड ISI, और इस वजह से और एक डिमॉन्स्ट्रेट भी हमने किया कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के दरमियान। सो लीड उनके तरफ से मिली थी, ऑपरेशन पाकिस्तानी फोर्सेस ने की और ही वाज कैप्चर्ड। तो मेरे ख्याल में हाई वैल्यू टारगेट था। और जिस तरीके से है कि क्योंकि जो हमला हुआ था 26 अगस्त 2021 को, उसमें 13 अमेरिकन थे, 170 अफगानीज थे।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये मेंशन किया 13 जो अमेरिकन मारे गए थे उनके फैमिलीज के साथ वो इन टच थे। अच्छा, मैं एक और पहलू की तरफ आता हूं। चीमा साहब, हमारे हाथ बहुत जले हैं। इवन हिलरी क्लिंटन जब आई तो उसने कहा कि जी ये हमने इनको अकेला छोड़ दिया। इस ग्रैंड गेम का हिस्सा भी हम ना बने, इसको वीड आउट भी करें। इस तरह के टारगेट जो CIA और ISI के जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे मुल्क में भी अमन अमान का हिस्सा बने। हाउ कॉशियस वी नीड टू बी नॉट टू बी यूज्ड वंस अगेन, जनाब चीमा साहब। देखिए, ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, इसमें ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तो करते हैं। इसमें अमेरिका नहीं, दुनिया के तमाम खित्ते के जो ममालिक हैं उसमें एक दूसरे के साथ ताउन होता है। ये दुनिया में कोऑपरेशन तो होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब हम मुतासर होते हैं तो दुनिया क्यों हमारे साथ खड़ी नहीं होती। मैं भी यही पूछना जब दुनिया मुतासर होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। हमने 80,000 लोगों की जानें दी हैं। सवाल यह है कि पिछले 3 सालों के अंदर, 3.5 सालों के अंदर हम क्यों दुनिया के सामने अपना मुकदमा इतना खुल के नहीं रख सके और क्यों दुनिया से फेवर नहीं ले सके। क्यों इवन के हमारे दोस्त चाइना जैसे मुल्क जो हैं, हम उनका भी बिहेवियर नहीं चेंज कर सके रिगार्डिंग अफगानिस्तान। सवाल ये है काजी साहब, इवन के SCO की कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मेन थीम था टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, हम वहां पे भी अफगानिस्तान को अकाउंटेबल ना ठहरा सके। सो सवाल हमारे अंदर ही है, हम क्यों इतना खुल के नहीं बोल रहे, क्यों इसको डिप्लोमेटिक एंड ग्लोबल फ्रंट पे नहीं लेके जा रहे। मुझे नहीं पता, इसमें जारी बात है हुकूमत को नहीं। इसी पे मैं ब्रिगेडियर साहब मेरा आपसे सवाल है ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल है कि जो अमेरिका है वहां पर यह समझा जाता है कि जो ट्रंप इंतजामिया है उसमें ज्यादातर लोग जो है वो भारतीय नवाज हैं, लेकिन इसके बावजूद अब ट्रंप ने बहुत अच्छा जो है वो जस्चर दिया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अभी कौमी सलामती के उनके जो मशीर हैं उन्होंने भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कॉल की है और शुक्रिया अदा किया है। वो काम जो CIA नहीं कर सकी वो ISI ने कर दिया। तो सर ये टारगेट अचीव कैसे हुआ, कहां से गिरफ्तार हुआ था सरगना, इसके हवाले से कोई तफसील तो बताइए सर। कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर रीजन की बात हो रही थी, इसी एरिया में ये था। तो सिंस आपको पता है जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आते जाते हैं तो लोग पिछले से ये पकड़े गए हैं। सर्वेलेंस पर था और लीड अमेरिकन ने दिया तो वो है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसका आपने जिक्र किया है कि देखें कि जिस तरह वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रम्प की है उसमें बहुत प्रो इंडियन लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब ये तकरीर उन्होंने की है, रिटन तकरीर की है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो इसमें देखें इनपुट स्टेट डिपार्टमेंट से भी ली होगी, पेंटागन से भी आई होगी और CIA की तरफ से भी आई होगी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आई होगी। और उन्होंने जब पाकिस्तान लिखा है तो बाय डिजाइन लिखा है और दे वांटेड टू एक्नॉलेज कि पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और उन लोगों के लिए सेटबैक है। कुछ चंद लोग जो कुछ अर्से पहले तक लॉबी कर रहे थे वहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उनको बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और यूनाइटेड स्टेट ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, रीजन में भी है, इंटरनेशनली भी है, और वार ऑन टेरर में पाकिस्तान की अहमियत सब ने एक्नॉलेज की और अभी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैं एक और, चीमा साहब आपने जो बात की, अब हाँ आप जानते हैं आज की डाउन में एक गजन जमाल साहब हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन है और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर भी हैं। आप जानते हैं, मैं उसी की तरफ आता हूँ कि जनाब 18,000 बता रहे हैं कि फैमिलीज अभी तक हमारी डिस्प्लेस्ड हैं। शहरों में हम रोज़ पुरानी सड़कें तोड़ के नहीं बना रहे होते हैं। यहाँ पे सियासतदानों की अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं होती एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। 4 लाख रुपया हमने कहा था कि डिमोलिश घर के लिए देंगे, विच इज़ अ पीनट। 16 लाख हमने कहा था पार्शली डैमेज्ड, उनको भी हम देखभाल नहीं कर पा रहे और फजूल मंसूबे में पैसे ज़ाया होते रहते हैं। और ये पॉलिटिकल एलीट जो आपस में लड़ती रहती है, ये कौमी जो हमारे मसाइल हैं इनको कौन देखेगा? क्या वहां भी आप समझते हैं कमी है चीमा साहब? मैं थोड़ा सा आवाज कट रही थी, थोड़ा सा सवाल को दोबारा रिफ्रेज कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वी हैव अ ड्यूटी टू द पीपल हु आर विक्टिम। जिस तरह APS था, 18,000 डिस्प्लेस्ड लोग हैं और अभी जो है हम यहाँ शहरों में ठेके जो है ठेके फरोशी हो रही है, उनका भी हमें ख्याल रखना है। सारा काम हम फौज पे ही छोड़ देते हैं, तो ये भी हमारा फेलियर नहीं है हमारी पॉलिटिकल एलीट का? जी बिल्कुल 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 काजी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जब लोग जो हमारे शहीद होते हैं वो फौज में हो या जो सिविलियन आबादी हो, ये जारी बात है हुकूमतों की जॉब है। ये हुकूमतों की जॉब है कि उनकी टेक केयर करें, उनकी फैमिलीज की टेक केयर करें। ये मुआशरे का काम है।
और ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये छोड़ दें, कोई शहीद हुआ है तो वो हुकूमत देखे या फ़ौज देखे। मेरा ख्याल है ये एज ए सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी इन तमाम लोगों को देखे, हुकूमत देखे और बड़े पैमाने पे इन लोगों को जो है वो इनकी जो सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, इनकी बच्चों की नौकरियों का ख्याल रखा जाए, इनकी तनख्वाहों का ख्याल रखा जाए या इनको मज़ीद कोई नौकरियां दी जाएँ। मेरा ख्याल है कि ये एक काजी साहब कलेक्टिव जॉब है, लेकिन हुकूमत को ज़ाहिर बात है इसमें जो है वो लीड लेनी चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अरबों ने गजा के लिए एक प्लान बनाया है और $53 अरब का एक मंसूबा बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहेरा रूम के किनारे पर एक दुबई जो है एक शहर आबाद किया जाएगा। एक तरफ ट्रंप ने मंसूबा दिया, दूसरी अरबों ने उसका मुस्तरद करके एक नया मंसूबा दे दिया। कि आप समझते हैं कि अरबों का जो मंसूबा है वो ट्रंप और इजराइल मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? ये ट्रम्प ने जो शुरू में आइडिया दिया था एक रिवेरिया बनेगा वहां पे, वो कंसेप्ट था, और बाद में वो उन्होंने कह दिया था, बाद में जब एक इंटरव्यू हो तो उन्होंने कहा था हम इम्पोज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब था कि अरब ने डिसाइड करना, और मेनली उनका मकसद ये है कि ये मिडिल ईस्ट में इजिप्ट है, जॉर्डन है और सऊदी अरब है, कतर है, ये मिल के फैसला करें। तो मेरे ख्याल में अरबों के पास उतना पैसा है, फंड कर सकते, इंटरनेशनली भी इसमें फंड आ सकते हैं। It is always a great pleasure to be enlightened by you on these very grave and national issues. सीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, इसी बात पे सेगमेंट को एंड करते हैं कि हमें इनको भी वीड आउट करना है और मुतासरीन के लिए भी कुछ करना है। कुछ ठेकों से रकम बचा के उनका भी आसरा बने और समाज भी कुछ करे, उनके लिए एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी खबरें और हैं, IMF ने क्या ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और इसके अलावा हम कुछ सोशल इशूज़ पर भी बात करेंगे अपने आने वाले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, आप तो जहाँ से न्यूज़ स्टोरीज़ जो हैं वो जिनकी जन्मभूमि है, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, तो हजूर हमें पहले तो ये बताएं कि ये क्या जो आई हुई थी टीम कल परसों, तो उन्होंने बड़ा डराया कि हम फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, कुछ सर्जिकल ऑडिट भी होता है, मैं तो डिक्शनरी में देखता रहा, शायद इकनॉमिक की ये जार्गन है वो, उसमें क्या हम अहदा बरा हुए और क्या तय पाया है, कुछ कोई हदायतनामा है, क्या है खबर, क्या है इस हवाले से IMF के हवाले से? मियाँ साहब देखिए कायद साहब, जो IMF का वफ्द है उसकी मुलाकातें मुख्तलिफ महकमों से और वजारतों से हो रही हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि हौसला अफजा मामला चल रहे हैं और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तहफ़्ज़ात ज़रूर हैं, लेकिन इस नौयत के नहीं है कि जिसमें किस्त में कोई रुकावट पेश आ सके। 300 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर इसको जो है वो कवर किया जाए, और वो कवर कैसे करना है ये हुकूमत ने करना है, और उस हवाले से IMF ने कोई वे आउट नहीं बताया। उन्होंने कहा इसको फौरी तौर पर कवर किया जाए। स्टेट बैंक के साथ कल जो है वो मुज़ाकरात हुए थे। स्टेट बैंक ने एक ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की तरफ, और 2027 तक हमने मईशत को सूद से पाक करना है, और यह हुकूमत का अज़्म है। और इस हवाले से स्टेट बैंक ने यह भी बताया कि जो बॉन्ड्स हैं इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स, वो 2080 अरब रुपए के जारी का इजरा करना है। और उन्होंने ये भी बताया कि रवायती बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो कन्वर्जन है ये इसमें मुश्किल है, लेकिन ये स्मूथली हो रहा है, और इस हवाले से लोग जो हैं वो भी इस तरफ रुझान रखते हैं, और 24% जो है वो रुझान बढ़ा है। उन्होंने इसका कैपिटल जो वॉल्यूम है इस्लामिक कैपिटल मार्केट का हजम पूरी दुनिया में वो 3,000 अरब डॉलर का बताया है इस्लामिक बैंकिंग का, और ये कहा गया है कि 2027 तक तो मईशत सूद से पाक हो जाएगी, और 2028 तक तमाम बैंक जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। बाकी इस पर बिजली के मामलात पर भी बात हुई, और उस पर IMF ने कहा है कि जो भी बिजली की कीमतें अगर कम भी करनी है तो उस हवाले से ना तो सब्सिडी दी जाए और ना इस हवाले से सर्कुलर डेट जो है उसको बढ़ने दिया जाए, सर्कुलर डेट को खत्म किया जाए, और सब्सिडी भी नहीं दी जाएगी, और जो कैपेसिटी पेमेंट है उसके हवाले से अगर हो सकता है तो वहां पर मामला नेगोशिएशन किया जाए। और इस हवाले से खबर यह है कायद साहब, जी दे खबर दे दे, फिर मैं भी ये खबर देता हूं आपको। कायद साहब, खबर यह है कि हुकूमत ने जो नेगोशिएशन है IPPs के साथ वो मुकम्मल कर ली है, और उस हवाले से हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, और हुकूमत का दावा यह है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में ये खुशखबरी आवाम को सुनाएंगे कि बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। चलें, ये तो बात होगी, मगर मैं आपको ना एक तारीखी हवाला देना चाहता हूँ। मियाँ साहब, 26 अप्रैल 1978 को इनकलाब सौर हुआ था, और नूर मोहम्मद तरकी आया था दाऊद का तख्ता उलट कर। 27 अप्रैल को उसने सूद खत्म कर दिया था। 22,000 मिलियन अफगानी सूदखोरों के पंजे में थे,
तो उसने एक दिन में जिसने ख़त्म करना था उसने कर दिया। दूसरा मैं फिर बाद में आपको मिसाल दूंगा क्योंकि फिर उसमें शायद हमारा तअस्सुब ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, मगर ये तो अपने हमसाये की बात है कि वहाँ सूद ख़त्म हुआ, एब्सेंटी लैंड लॉर्डशिप ख़त्म हुआ। जो हम कहते थे नारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, जेड़ा वाएगा वही खाएगा, उसने एक दिन में कर दिया करने वाले ने। चले हम 2027 का भी इंतज़ार कर लेंगे। मगर मियाँ साहब मैं दूसरी इसमें कोई और पहलू रहता है तो आप मुकम्मल कर लें, फिर हमने अगली स्टोरी पर जाना है जो आपने मिनरल्स के हवाले से देनी है। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, ये होने जा रहा है, सूद से पाक मईशत जो है वो होने जा रही है, इसमें नफ़ा नुकसान पर आप कारोबार होगा और इस हवाले से बड़े फ़ायदे हैं। मेरी बात हुई है मुख्तलिफ मईशत दानों से, उन्होंने कहा है कि वाक़तन अगर मलेशिया और इंडोनेशिया की तरह ये सिस्टम बन जाए, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया से बरतानिया ने भी सिस्टम लेने की कोशिश की थी और उन्होंने भी कहा था कि आपका जो बैंकारी सिस्टम है वो हमें दिया जाए, हम उनसे उसकी तरह चलाना चाहते हैं। अगर ये हो जाता है तो मईशत के लिए भी अच्छा है और हमारे जो आकबत है वो भी संवर जाएगी और इस हवाले से बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। इंशाल्लाह ये हो जाएगा। बस हम इतना चाहेंगे जो इस सूद को मुशर्रफ बा इस्लाम ना करें, क्योंकि यहाँ अब तक जो इस्लामिक बैंकिंग है उसको प्रॉफिट का नाम दे दें। एक आदमी अच्छे बड़े आलिम माशाल्लाह हम बड़ा उनका एहतराम करते हैं, तो वो फिर इसको कोई इधर से हमें बाईपास करके सूद अपना काम करता रहता है। हालांकि हमारे मज़हब में तो ये अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है ये कहा गया, तो लेकिन बहरहाल ये जंग हम हमेशा जारी रखते हैं। अच्छा दूसरी, हाँ जी मियाँ साहब, मैंने आज बड़े अच्छे फिगर निकाले हैं। पहले आप मुझे ये बताएं, आप और मैं ये स्टोरी कर चुके हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जो कि मिनरल की दौलत से माला माल है। आप जरा ये बताएं और फिर मैं बताऊंगा कि इन मिनरल्स के ऊपर जो खल्क़े खुदा बस्ती है उस पर क्या बीत रही है। मियाँ साहब प्लीज। कायद साहब, जो वजारत खजाना की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है मिनरल्स से मादनियात से माला माल है और जो रिपोर्ट में फिगर्स लिखे हुए हैं मैं वो आप नाजरीन के सामने रखता हूं कि वजारत खजाना की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर 186 अरब टन के हैं और पाकिस्तान कोयले के ज़खायर रखने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर जो है 6 अरब टन के ज़खायर हैं और पाकिस्तान सोने के ज़खायर जो है 1 अरब 65 करोड़ टन का तखमीना लगाया गया है और पाकिस्तान कॉपर और सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और मुल्क में जो नमक के ज़खायर है वो 10 अरब डॉलर का तखमीना लगाया गया है और चांदी के ज़खायर का 61 करोड़ टन और लैंड जिंक जो है उसके ज़खायर का तखमीना 2 करोड़ टन और इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में लोहे के ज़खायर जो है वो 1 अरब 40 करोड़ टन है, क्रोमाइट के ज़खायर का तखमीना 25 लाख टन और मैग्नीशियम के ज़खायर 5 लाख टन है और मार्बल के ज़खायर 297 अरब टन है और मुल्क में जिप्सम के ज़खायर जो हैं वो 4 अरब टन जो हैं वो पाए जा रहे हैं। कायद साहब, जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि इतना माला माल होने के बावजूद पाकिस्तान उसमें मईशत के ज़खायर जो हैं वो तो इतने हैं और लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1 अरब 17 करोड़ डॉलर है। मैं आपसे क्यों लेता हूं? अरे छोड़े एक्सपोर्ट को। आज की डान से मैं ये फिगर आपको दे रहा हूं, इससे ये पता चलता है कि ये मुल्क कितना अजीम है और इसको चलाने वाले कितने नाहल नालायक हैं, या इससे ज्यादा मेरे पास कोई लफ्ज़ हो तो मैं आपको बताऊं। आज का डान पाकिस्तान के इदारे शुमारियात ने हमारी गुर्बत 22% बताई। ये कल खबर दी थी हमें हमारे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर क्या नाम है, बहुत मशहूर आदमी है, हमारे जो वजीर खजाना भी रह चुके हैं, कल जो हमारे साथ थे। इसमें आज की डान बताता है कि एक और गुर्बत का इंडेक्स है, उसे कहते हैं ग्लोबल लोअर इनकम रेट। ये पाकिस्तान में 40% है और ये दोनों पार्टियां जिस वक्त पावर में है, एक 70 से पावर में है, आती जाती रहती है, और एक जो है वो 81 से पावर में है और मार्शल लॉ के साथ भी माशाल्लाह हाथ उतमलाई रखते हैं हम। तो अब इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ? अच्छा, अब ग्लोबल लोअर इनकम रेट में हमारे 40% लोग गुर्बत के नीचे से, और एक और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का एक नया पैमाना है, उसमें भी 40% यानी आधी के करीब कौम जो है वो गुर्बत के नीचे धक्के खा रही है। 25 मिलियन बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है, हम बताते रहते हैं। 40% बच्चे, गौर कीजिएगा, आधी आबादी जो 10 साल बाद जवान होगी वो स्टंटेड ग्रोथ है, जिसका मतलब यह है कि ये बच्चे बचपने से सीधे चले जाएंगे बुढ़ापे में। आधी कौम लागर होगी। और मैं आपको जाते जाते एक फिगर बता दूं, आपका ग्रोथ रेट कभी नहीं बढ़ सकता जब तक आपकी फैक्ट्रियों में टीबी ज़दा, न्यूट्रिशन के मारे हुए लोग, भूखे लोग काम करेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं रहेगा। और तो ये इतनी दौलत हमारे पास, और ऊपर कौन लोग हैं ये हम आपकी अक्ल सलीम पे छोड़ देते हैं कि इसको किसने मिसमैनेज किया और कौन कर रहा है, शायद आज भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मियाँ साहब आपसे पूछेंगे कोई इताद बन रहा है अपोजिशन का, क्या मामला है? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आप ज़रा कुछ सियासत पे बात कर लेते हैं। मियाँ साहब, कोई अपोजिशन में कोई जान पड़ती नज़र आ रही है आपको? और मौलाना फजलुर रहमान हमेशा इंडिस्पेंसिबल होते हैं, चाहे अपोजिशन में पहले मुस्लिम लीग नून थी, उसके बावजूद स्ट्रीट पावर तो खैर पीटीआई के पास अपनी स्ट्रीट पावर तो है, वो दिखा चुकी है। बाकियों की तो ये मजबूरी रहते थे कि ज़ाहिर है इनके मदरसों से जो है वो स्ट्रीट पावर वो लेके आते थे, मगर ये पीटीआई क्यों अहम समझ रही है इनको लेके आना? और वो कौन सी 3 शराइत थी जो मौलाना की मान ली गई हैं? जनाब मियाँ साहब। काजी साहब, देखें, सरतोड़ कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से कि ग्रैंड अलायंस बन जाए और ईद के बाद जो है तहरीक शुरू की जाए, और मौलाना फजलुर रहमान उसमें की रोल जो है वो अदा करेंगे। और पीटीआई का ये कहना है कि हम उनको मना लेंगे, लेकिन अभी तक जो मौलाना ने 3 मुतालबात रखे थे, वो कल जो बानी पीटीआई से मुलाकात हुई वकला की, सलमान अकरम राजा वहाँ पर मौजूद थे, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ बानी पीटीआई ने वो मुतालबात मान लिए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने यह मुतालबा किया था कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनके खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे हैं, उनको हटाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि केपी के में सीट एडजस्टमेंट की जाए, आइंदा इंतखाबात अगर जब होंगे तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिर केपी के में उनको हिस्सा भी दिया जाए हुकूमत के अंदर, अगर हुकूमत बनती है तो इस हवाले से बानी पीटीआई ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनसे राज़ी हैं और वो उनसे मिलेंगे भी और उनसे जो है वो उनको राज़ी करेंगे मौलाना फजलुर रहमान को। और मौलाना फजलुर रहमान इस मुतालबे से पीछे भी हटके हैं। दूसरे जो मुतालबात हैं उस हवाले से सलमान अकरम राजा ने एक खास पैगाम जो है वो बानी पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान को देना था, वो आज उन्होंने राब्ता किया। और लेकिन मौलाना फजलुर रहमान चूंकि बैरून मुल्क हैं, इसलिए 8 मार्च को वो आएंगे और 8 मार्च को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। लेकिन JUI फे के ज़राए कहते हैं काजी साहब कि जो JUI फे है वो इस बात पर जो है वो क्लियर है कि हम बाकी सियासत इश्यूज़ पर सियासत ज़रूर करेंगे, ग्रैंड अलायंस में शामिल भी होंगे, लेकिन बानी की पीटीआई की रिहाई जो है वो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं होगी JUI फे का। उस हवाले से हम सियासत नहीं करेंगे, हम दूसरे इश्यूज़ पर सियासत करेंगे। अब ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कल जो मुलाकात हुई थी उसमें ख़ास बात ये हुई थी काजी साहब कि वहाँ पर जो फैसल चौधरी हैं जो पहले के बानी पीटीआई के वकील थे, अब उनको वकालत से जो है वो अलग कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने वकालत से अलग कर दिया है। बुशरा बीबी ने कल जाते ही उनसे कहा कि फैसल साहब, हमें एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है, आप सियासी वकील हैं इसलिए हम प्रोफेशनल वकील जो है वो हमें चाहिए। तो सलमान अकरम राजा से बानी पीटीआई ने पूछा कि कोई प्रोफेशनल वकील है, तो उन्होंने चौधरी ज़हीर अब्बास का नाम दे दिया, जो कि अब बानी पीटीआई के जो केसेस हैं उनकी पैरवाई करेंगे। और मिशाल यूसुफजई जो पहले के बुशरा बीबी की तर्जमान थी, उनको भी हटा दिया गया है। नियाजुल्लाह नियाजी को अब तर्जमान बनाया गया है कि वो बाहर जेल से बाहर जो है वो तर्जमानी करेंगे और मीडिया से गुफ्तगू किया करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि अगर उनसे मुलाकात ना कराई जाए तो बाहर एहतजाज किया जाए, और जो आलिया हमजा हैं उनको मुकम्मल इख्तियारात के साथ पंजाब में जो है वो उफाल किया जाए ताकि वो अपना काम कर सकें। ये तो सियासत हो रही है ग्रैंड अलायंस के हवाले से। लेकिन काजी साहब, मुल्क के अंदर जो हुकूमत है उनमें काबीना जो है उसकी तोसी हो चुकी है और वो एक मुहिम्मा बन गई है और वज़ीर आज़म जो है वो बेबस नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म आज इतने दिन हो गए हैं पोर्टफोलियो का जो है वो ऐलान नहीं कर पाए, और जो ज़राए कहते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सी वजारतें जो हैं वज़ीर आज़म तब्दील करने के चक्रों में है, लेकिन वो बार बार अलग अलग मुलाकातें भी कर रहे हैं। कुछ वज़रा मान नहीं रहे, कुछ वज़रा जो है अपने कलमदान छोड़ने को तैयार नहीं है। और एक वज़ीर जो हैं जो वजारत दाखिला में तलाल चौधरी को जो है वज़ीर ममलकत बनाने का वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश का इज़हार किया, तो वहाँ पर जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि अगर वो वज़ीर ममलकत बनेंगे तो मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं सिविल एविएशन जो है वो रखना चाहता हूं। कौन से वज़ीर मौसूफ हैं? ये कौन से वज़ीर मौसूफ हैं जो कहते हैं कि तलाल चौधरी साहब को अगर वज़ीर ममलकत बनाया गया तो मैं वजारत छोड़ दूंगा? देखिए काजी साहब, ज़राए कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस के जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि अगर तलाल चौधरी जो है वज़ीर ममलकत बनते हैं तो फिर वो वज़ीर रहना पसंद नहीं करेंगी। तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुझसे वजारत दिफा ले ली जाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने इसरार किया है कि वजारत दिफा आप ही रखेंगे। वजारत निजकारी जो है वो उसको भी तब्दील हो रही है काजी साहब। इसके अलावा बाकी वजारतों में जो पेट्रोलियम की वजारत है उसको भी तब्दील किया जा रहा है, और मौसमियाती तब्दीलियाँ और ब्यूरोक्रेसी की वजारत जो है उसको भी तब्दील जो है किया जा रहा है। और जो वज़ीर 2-2 ओहदे रख रहे हैं उनके ओहदे जो है एक एक वापस लिए जा रहे हैं। आज इख्तियार वली साहब से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की,
तो वो बड़े नाराज थे। उनको वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया है कि आप इस्लामाबाद के अंदर ही रहें, आप हमारे साथ चलेंगे, आपको कोई जो है वो शायद ओहदा दिया जाए, इसलिए उनको इस्लामाबाद के अंदर रहने की हदायत कर दी गई है। बलूचिस्तान से भी जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं वो बड़े नाराज हैं। उनके हवाले से जमाल शाह काकड़ और सरदार याकूब नासर और मियाँ खान बुगटी जो हैं वो नाला हैं। उन्होंने कहा है कि हमने कुर्बानियां दी हैं लेकिन हमें कंसीडर नहीं किया गया। अगर इन सबको कंसीडर किया गया तो काजी साहब पहले 54 की काबीना है, फिर जो है हो सकता है 60 की काबीना बन जाए और काबीना में जो है तोसी पे तोसी जो है वो शायद होती रहे। मियां साहब आपके ज़हन में है, मुलाकात मियां साहब आपके जहन में है कि असेंबली में जो मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग नून के वो कितने हैं, अंदाजा है आपको या देख के बताना पड़ेगा? 50 60 कितने 70 कैसा वो देख के तो मेरा मतलब है कि जितने उनके मेंबर्स हैं तकरीबन वजारतें उसके करीब करीब आ जाएंगी, ये कहना चाहते हैं आप? एक बड़ी माशाल्लाह स्मार्ट जी बिल्कुल और बड़ी करीब आ रही हैं, 60 तो होने वाली हैं। अच्छा। और आज भी 2 जो मामून खसूसी आज रखे हैं, मामून खसूसी जो है उनकी भी फौज जफर मौज है। इसके अलावा जो वुज़रा हैं वो जो है वो इतने हो गए हैं कि उनके महकमे उनको अलाट नहीं किए जा रहे कि महकमे कौन से अलाट करने हैं, इस पर लड़ाई जो है लगी हुई है। एक हुज़ैफा रहमान साहब भी वजीर बने हैं, मेरी भी उनसे शनासाई है, साहब सलामत है, शायद साफत में भी वो रहे हैं, उनको कौन सा कलमदान मिला है? माशाल्लाह हुज़ैफा रहमान साहब। देखें कायद साहब अभी तक तो कलमदान नहीं मिला, लेकिन देखें उनको हो सकता है कि मीडिया के हवाले से ही कोई कलमदान मिल जाए। इत्तलात के हवाले से वहाँ पर जो तारड़ साहब हैं वो वफाकी वजीर हैं और हो सकता है वो भी नाला हो कि अगर उनको मिल जाए कोई कलमदान या उनको जो है वो मामले खसूसी हैं वो उनको कोई रोल दिया जाता है तो वो भी नाराज हो सकते हैं। एक वजीर दूसरे से नाला इसलिए हो रहा है। मियां साहब माशाल्लाह एक स्मार्ट गवर्नमेंट है, IMF से हम पैसे मांग रहे हैं और अभी तक किसी ने हमें ऑडिट करके नहीं बताया कि 130 बिलियन डॉलर कहाँ खर्च हुए थे और वजारतें हम बढ़ाई जा रहे हैं, IMF से हम पैसे लिए जा रहे हैं और अलबत्ता ज़मीन के अंदर हमारे पास बहुत ख़जाने हैं। उम्मीद करते हैं कि वो बड़ी जल्द ज़मीन से बाहर आ जाएंगे। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।